नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बड़े गंभीर विषय पर, जिसमें देश की जनता जो त्राही-त्राही है, जहाँ खाने को राशन नहीं है, जहाँ पर नौकरी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं, किसान सड़क पर पिछले 4 साल से 5 साल से अपनी शहादत दे रहा है और किसानों को एमएसपी देने की जो बात है, वो सरकार कहीं न कहीं उस पर वादा-खिलाफ़ी कर रही है। और दूसरी तरफ जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, जिसमें लोग कार्यरत हैं, जिनका काम है देश के विकास के कार्यों में आगे बढ़ना, देश को विकसित भारत बनाना, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे लेके जाना और देश में जो असमानता है और इनइक्वालिटी है, इसको खत्म करना, बजाय देश के कार्यों में, देश के विकास में पार्टिसिपेट करने के ये सरकार में बैठे लोग रिश्वतखोरी कर रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों से। मैं आज उसका खुलासा करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरीके से इस देश में 2 भारत बन गए हैं। एक भारत जो विकसित भारत है, जो चुनिंदा कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता है, और दूसरा भारत जो अपनी रोज़ी-रोटी जुगाने के लिए, जो अपना नौकरी पाने के लिए, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए और जो महँगाई से जूझ रहा है, वो दूसरा भारत है। इन दोनों भारतों के बीच में सरकार का दायित्व बनता है कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उन लोगों को खत्म करना और जो लोग अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना, ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। अमेरिका ने एक अभियोग के मामले में 3 कंपनियों को बुलाया, उन पर केस दाखिल किया, उन पे अभियोग के मामले किए। उनके पास पूरे पुख्ता सबूत थे कि वो अपने अकाउंट्स में फ्रॉड कर कर एजेंट्स को और मिडलमैन को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खड़ा कर वो रिश्वत देती है। किन कंपनियों को रिश्वत देती है? हमारी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इंडियन रेलवेज को रिश्वत देती है। और किसको रिश्वत देती है? हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, हमारे डिफेंस के क्षेत्र में, हमारी डिफेंस और आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, हवाई जहाज़ों के पार्ट्स बनाती है, मेंटेनेंस करती है। सरकार के साथ सारी आर्म्स, वेपन्स, आर्टिलरी और ज़रूरत का सामान उसको बनाती है। ये सब काम करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। उसको रिश्वत देके अमेरिका की कंपनी टेंडर हासिल करती है। और तीसरा कौन है? तीसरी है इंडियन ऑयल कंपनी, जो रिफाइनरी बिजनेस में क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को देती है, जिसका तेल हमारी गाड़ियों में चलता है, पेट्रोल, डीजल, एरोनॉटिकल जो अपना एरोफ्यूल है, वो सब फ्यूल जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी लोगों को रिश्वत देकर उनसे काम लिया जाता है। ये सारा मामला क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम उस पर चर्चा करें, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अभी हाल ही में अदानी साहब पर एक अभियोग का मामला आया था ईस्टर्न न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जिसमें यही फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में एफसीपीए और डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक मामला दाखिल किया न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें $265 मिलियन की ब्राइब्स सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दी गई। और ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आंध्र प्रदेश में 1750 करोड़ की रिश्वत कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दी गई। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले 6.5 गीगावाट, जिसमें 5.5 गीगावाट सोलर यानी कि अक्षत ऊर्जा और 1 गीगावाट का जो बिजली उत्पादन करते हैं हम लोग कोयले से, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले 25-30 साल के लिए
सिक्योर कर लिया गया अदानी जी के नाम से, और अदानी जी के खिलाफ ही ये अभियोग का मामला है। अब ये सारा मामला क्या है, इसमें किसके तार कहां जुड़े हुए हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने इंडियन और इंडोनेशियन और टर्किश अथॉरिटीज के साथ ये असिस्टेंस लेकर ये अभियोग का मामला बनाया। फ्रॉड सेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए इस एफसीपीए मैटर्स में, ये तीनों यूएस कंपनीज जो हैं उनके नाम मैं आपको आज बताऊंगा। पहली कंपनी का नाम है मूग इनकॉर्पोरेशन, दूसरी कंपनी का नाम है ओरेकल, और तीसरी कंपनी का नाम है एल्बे मार्ले। ये तीन कंपनियां हैं जिन्होंने 200 मिलियन डॉलर पेनल्टीज ब्राइबरी एलिगेशंस में सेटल की हैं, क्योंकि उन्होंने समय समय पर ब्राइब देके टेंडर प्रोसेस को छेड़छाड़ की, कंपटीशन को खत्म किया और ऑफिशियल्स को पैसे देकर उन कंडीशंस के द्वारा टेंडर्स बनाए या कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जिसमें उनको ही टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। तो ये मामला सारा है। ये रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि कंपनीज ने बहुत सारे हेफ्टी फाइन्स, जितना ब्राइब अमाउंट दिया उसका ट्रिपल, 3 गुना 300% अमाउंट पेनल्टी में यूएस स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारा सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएस का भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, उसको सेक कहते हैं, यूएस सेक, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये सारा मामला तय किया। और इन तीनों कंपनियों ने अपनी गलती मानी या ना मानी हो, पर उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। इसका मतलब है वो प्रोसिक्यूशन में नहीं जाना चाहते थे, उनको पता था उन्होंने गलत काम किया है। उनके अकाउंट बुक्स में इस तरीके के खर्चे डाले गए, इस तरीके की रॉन्ग इनवॉइसिंग की गई जिसमें 70% से ज्यादा डिस्काउंट इंडियन रेलवेज को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया गया, और वो 70% डिस्काउंट रिश्वत देने में और लोगों को फायदा पहुंचाने में, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर हासिल किया जा सके। भारत में अमेरिका की तरह इस तरीके के प्रावधान नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अगर पैसा रेस करती हैं प्राइवेट निवेशकों द्वारा या भारतीय निवेशकों द्वारा, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये पैसा ब्राइब्स देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, या गलत कामों के लिए, या कंपटीशन खत्म करने के लिए, या मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस का उल्लंघन करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। यहां रिश्वत लेना और रिश्वत देना जुर्म तो है, पर उस जुर्म की सजा मुकर्रर नहीं होती है। इसीलिए बाहर की कंपनियां भी जब हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती हैं कि यहाँ तो सारा मामला कार्यपालिका जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रेड टेपिज्म है, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, बगैर पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो एक फेल्ड स्टेट वाला माहौल जो है भारत में बना हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनियां आती हैं और पैसा देती हैं, अपना काम करवाती हैं, मुनाफा कमाती हैं और चली जाती हैं। अब जो ये पनिश्ड या जो इनको सजा मिली है या जिन्होंने पेनल्टी दी है, कंपनियां कौन है? पहली कंपनी का नाम है मूग इनकॉर्पोरेशन। $500,000 उन्होंने, $500,000 होते हैं $500,000, $100,000 होते हैं 85 लाख रुपए। $1 85 रुपए का अगर हम मान के चलें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 85 लाख $100,000 और $500,000, उसका 5 गुना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को और रेलवेज को दिया गया। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसको सेक भी कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, $1.68 मिलियन की पेनल्टी लेती है उस कंपनी से। $500,000 का उन्होंने रिश्वत दिया और $1.68 मिलियन, यानी कि 3 गुना से ज्यादा पेनल्टी उन्होंने भरी है। इस कंपनी पे कोई दबाव नहीं डाला गया। इस कंपनी ने एग्री किया कि हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चार्जेस हैं वो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि एफसीपीए के अंडर आते हैं, और इस वायलेशन के खिलाफ जो भी हमने ब्राइब्स दी हैं हिंदुस्तान में, इंडोनेशिया में, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी जो इंडियन सब्सिडरी है मूक मोशंस कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड,
जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ काम करती है, साउथ सेंट्रल रेलवेज एससीआर के साथ काम करती है, या रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, हम उन डिफेंस डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एचएएल और साउथ सेंट्रल रेलवेज को रिश्वत देने के मामले में अपना जुर्म जो है वो कबूल नहीं करते, पर हम जो वायलेशन एसईसी ने हमें पॉइंट आउट किए हैं हम उस पर पेनल्टी देते हैं। तो 1.68 मिलियन डॉलर उन्होंने पेनल्टी दी। दूसरी कंपनी जो है वो रेकल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने 6.8 मिलियन डॉलर्स की ब्राइब 6.8 मिलियन डॉलर्स की ब्राइब इंडियन रेलवेज को दी, यूएई में दी, यूनाइटेड अरब अमीरात में और टर्की में दी। फिर उन पे पेनल्टी कितनी लगती है? 23 मिलियन डॉलर। 6.8 मिलियन डॉलर उन्होंने पैसा दिया और 23 मिलियन डॉलर की उनको पेनल्टी लगाई गई। तीसरी कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी का नाम है एल्बे मार्ले कॉर्पोरेशन। किसको ब्राइब किया उन्होंने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को और इंडोनेशियन और वियतनामीज ऑयल कंपनीज को। कितना? 63.5 मिलियन डॉलर्स की रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं, टेंडर्स हासिल करते हैं और 198 मिलियन डॉलर्स की पेनल्टी देते हैं प्रोसिक्यूशन अवॉइड करने के लिए या अपने ऊपर अभियोग का मामला अवॉइड करने के लिए। तो अदानी साहब पे तो 265 मिलियन डॉलर की इंडियन कंपनीज को या इंडियन अधिकारियों को रिश्वत देने का मामला है, जिसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एसईसीज हैं, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अलावा वहां की मौजूदा सरकारें, वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के ऊर्जा मंत्री, वहां के अफसर, वहां के विभाग के लोग सब लिप्त हैं। तो क्या अब इस अभियोग के मामले में अदानी साहब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे? क्योंकि अगर ये प्रोसिक्यूशन में मामला जाता है तो बहुत बड़ी सजा अदानी ग्रुप के लोगों को, गौतम अदानी को, सागर अडानी को, या अजूर पावर जो उनकी पार्टनर है, मॉरिशस बेस्ड कंपनी जो यूएस में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और इनका इरादा 750 मिलियन डॉलर बॉन्ड मार्केट के थ्रू रेस करके रिश्वत देकर सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने का था। अब वो सारा चकनाचूर हो गया है। अदानी पोर्ट का भी 553 मिलियन डॉलर का जो उन्होंने मार्केट डीएफसी से पैसा रेस करना था अमेरिका से, वो उन्होंने कॉल आउट कर दिया है। और अब वो कोलंबो का जो उन्होंने पोर्ट बनाना था, उस पोर्ट का काम अब वो अपनी इंटरनल अक्रेल से करेंगे, क्योंकि यूएस के दरवाजे, यूएस बॉन्ड मार्केट के, यूएस इन्वेस्टर मार्केट के दरवाजे अदानी के लिए अभी फिलहाल बंद हो गए हैं जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता। अब अदानी साहब की बात करें या इन तीन कंपनियों की बात करें, इस तरीके के अभियोग के मामले हमको क्या बताते हैं कि हम कितना करप्ट एक देश हैं, जिसमें यहाँ के अफसर हों, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, या हमारी नवरत्न कंपनियां हों, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हों, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हों, किस तरीके से पैसा लेकर सारे रूल्स को तोड़ मरोड़ कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, टेंडर प्रोसेस को अवॉइड करती हैं और इस तरीके की शर्तें बना देती हैं, इस तरीके के प्रोसेस बना देती हैं कि ताकि कुछ ही कंपनियां उसका फायदा उठा सकें। अब मैंने आपको फाइन्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कौन सी वो 3 कंपनियां शामिल थीं, किस तरीके के फाइन्स थे। अब डिटेल में मैं आपको 2-4 बातें और बताऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ब्राइब्स किस तरीके से और क्यों दी जा रही थी। मैं थोड़ा-सा पीछे लेके जाता हूं अक्टूबर 2022 में आपको। अक्टूबर 2022 में यूएस जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने ओरेकल को फाइन किया, रेल ऑफिशियल्स को $500,000 की ब्राइब देते हुए। अब ये मामला एक लुई बर्जर का मामला था, एक ब्राइबरी स्कैंडल उठा था गोवा में और असम में, जिसमें वहां के टॉप पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे और मोदी सरकार के रहते उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। असम के चीफ मिनिस्टर उस समय कांग्रेस के हेमंत बिस्वा शर्मा थे, कांग्रेस के नेता थे, उनकी सरकार थी।
उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इस लुई बर्जर केस में और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, दूध में धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और पाक साफ हो जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, फिर झारखंड में प्रभारी होते हैं। और झारखंड में प्रभारी होते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश में ये है, बांग्लादेश में वो है। और ट्रस्टेड सोल्जर बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र मोदी साहब या उनकी सरकार ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है अक्टूबर 2022 की, इसको जग जाहिर नहीं करती, इसको दबा देती है खबर को और पब्लिक को पता ही नहीं लगता कि इंडियन रेलवेज को ब्राइबरी केस में ओरेकल का पर्दाफाश वहां की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने किया है, जिसमें डीओजे ने अभियोग का मामला बनाया है। ये पैसा 2016 और 2019 के दरमियान दिया गया, जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार थी। 2014 में सरकार बनी थी। 2016 से 2019 मोदी सरकार का नारा या मोदी साहब ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो यहां लोग खा भी रहे हैं, यहां लोग खिला भी रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ये ब्राइबरी चार्जेस जग जाहिर किए। अमेरिकन अथॉरिटीज ने इंडियन अथॉरिटीज को यह बात बताया। ओरेकल को मैंने जैसे कि बताया 3 गुना से ज्यादा $1.62 मिलियन फाइन भी लगाया गया। और जिसने रिश्वत दी और जिसने रिश्वत ली, अब जो रिश्वत लेने वाला है वो तो कंपाउंडेबल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, जैसे बताया आपने, बीएनएस बन गया है, आईपीसी की धाराएं चेंज हो गई हैं। बीएनएस 2024 में किन धाराओं के अंदर ये जो पैसे जिनको मिले हैं, जिनकी लिस्ट ओरेकल के पास है, ओरेकल इंडिया के पास है, क्या वो लिस्ट लेके भारतीय सरकार या भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या वो इस मामले की जांच करेंगे? सवाल यहां खड़ा हो जाता है। एक 100 करोड़ के लिकर स्कैम में आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनके डिप्टी सीएम को तो जेल डाल सकते हैं। सत्येंद्र जैन को 1.5 साल से ज्यादा जेल हुई। मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा जेल में रहे, चीफ मिनिस्टर जेल में रहे। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम होते हुए जेल में डाल दिए गए। पर इन इंडियन ऑयल कंपनी और इंडियन रेलवेज और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एम्प्लॉइज, जिन्होंने कमीशन खाई, जिन्होंने ब्राइबरी ली, जिन्होंने रिश्वत ली, उन पर मोदी सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? मैं आपको बता दूं, ये जो इंडियन रेलवेज वाला मामला है, जिसमें 2016 से 2019 ओरेकल ने इंडियन रेलवेज को सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन पहले से इंडियन रेलवेज के पास है, तो उसमें ओरेकल ने जो ये रिश्वत दी, उस समय कार्यकाल में रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पीयूष गोयल जी ने ओरेकल से पैसा लिया होगा, पर पीयूष गोयल की जिम्मेदारी बनती है कि 2016 से 2019 के जो मामले हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सीबीआई, ईडी द्वारा पैसा रिकवर होना चाहिए था और उन अधिकारियों को जेल में जाना चाहिए था जो इस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओरेकल का एक इंडियन आर्म भी है जिसका नाम है ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली में रजिस्टर्ड है। और उन्होंने एक बड़ा क्लेवर मेथड डिवाइस किया इस ब्राइबरी को अंजाम देने के लिए। उसमें पहले अप्रूवल जो है वो पेरेंट कंपनी से लिया जाता है कि 70% डिस्काउंट हम अपने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे इंडियन रेलवेज को देंगे। और जब बिलिंग की जाती है तो बिलिंग 100% पे की जाती है। मतलब आपने अपनी किताबों में दिखाया कि आपने 70% माल डिस्काउंट पे बेचा, 100 रुपए का माल 30 रुपए में बेचा, पर इनवॉइस आपने 100 रुपए की, तो पैसा तो पूरा लिया। तो जब आप उस माल का पैसा, उस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का पैसा 30 रुपए बिल कर रहे हैं और बिल पूरा 100 रुपए का दे रहे हैं और 100 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, तो वो 70 रुपए कहां जा रहा है? वो 70 रुपए एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं। फर्ज कीजिए एजेंट ए, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बी। एजेंट ए का काम है प्रोक्योरमेंट करना,
पहले उस कंपनी को उस टेंडरिंग प्रोसेस के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक उस कंपनी को लिस्ट कराना, और लिस्ट कराने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि डिस्ट्रीब्यूटर जाके वो टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सेदारी लेता है, अपने आप को रिप्रेजेंटेशन बताता है उस कंपनी का, टेंडर के सारे फॉर्म भरता है, बैंक गारंटियां भरता है, और एजेंट ए की सेटिंग पहले ही ऑफिशियल्स के साथ होती है कि ये ₹100 का माल हम ₹30 लेंगे, ₹70 कमीशन देंगे। वो ₹70 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के थ्रू बांटा जाता है। उसमें एजेंट की भी कमीशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी कमीशन। 30 पैसे कंपनी के पास जाते हैं, 70 पैसे में एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और वो ऑफिशियल्स जो उस टेंडर प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, उनके घर पे वो पैसा जाता है। ये है देश की लूट। ठेकेदारी के द्वारा, कॉन्ट्रैक्चुअल टेंडरिंग प्रोसेस के द्वारा। आपने देखा किस तरीके से तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से डिजाइन होते हैं, वो कुछ लोगों को फेवर करते हैं, कुछ डमी लोगों को उस टेंडर प्रोसेस में एज पार्टिसिपेंट इंक्लूड किया जाता है, और बाद में वो टेंडर उस आदमी को अवार्ड हो जाता है जिसकी सेटिंग पहले ही एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन में की गई हो। अब ये जो सेल एम्प्लॉय है, जो ट्रांजैक्शन कराता है ओरेकल कंपनी का, वो एक स्प्रेडशीट बनाता है। उस स्प्रेडशीट में $67,000 का प्रावधान करता है कि वो इंडियन एसओई ऑफिशियल, मतलब कि जो ऑफिशियल जिसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जा रहा है या टेंडर प्रोसेस में हिस्सा दिया जा रहा है, उसको $67,000 देने के लिए ये पेमेंट की जाएगी। उसका प्रावधान पहले से ही किया जाता है। एक एंटिटी, एक डमी कंपनी बनाई जाती है जिसमें 3 लाख, माफ कीजिएगा, $3,30,000, $3,30,000 की एक एंटिटी कंपनी में दी जाती है उन ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए, और 62,000 उस एंटिटी को दिए जाते हैं जिसने सेल्स एम्प्लॉयज के द्वारा वो ट्रांजैक्शन को मुहैया कराया। सेल्स एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजैक्शन। जो ये ट्रांजैक्शन कराते हैं उन सेल्स एम्प्लॉय को भी उनके लिए $62,000 का प्रावधान किया जाता है। $3,30,000 रिश्वत के लिए प्रावधान किया जाता है, और $67,000 एक बफर क्रिएट किया जाता है कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल्स को पेमेंट देने के लिए। ये सब स्प्रेडशीट में मौजूद है जो डीओजे के पास है। जिस तरीके से $265 मिलियन की ब्राइब देने का जो भांडा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अदानी के केस में फोड़ा, जिसपे आपने देखा देश के नामी गरामी वकील ये कहते पाए गए कि डीओजे के पास, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास, यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास कोई डेटा नहीं है। ये सारा डेटा उनके पास होता है। इसीलिए ये बड़ी-बड़ी कंपनियां इतनी पेनल्टी देकर अपना पिंड छुड़ाती हैं, प्रोसिक्यूशन में नहीं जाना चाहती हैं। ये जो ऑफ बुक स्लश फंड्स बनाए जाते हैं, ये जो पब्लिक का पैसा है या उन बैंकों का पैसा है जो उन कंपनियों में लगा हुआ है, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टर्स को तो पता ही नहीं होता कि उनके पैसे का इस्तेमाल जो है वो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या लेबर में नहीं जा रहा है, वो पैसा रिश्वत में जा रहा है। उन बॉन्ड इश्यू करने वाले इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता, जो बॉन्ड खरीदते हैं उस कंपनी का, कि ये पैसा कहां जा रहा है। उनके साथ ये धोखाधड़ी है। एफसीपीए ये कहता है ये धोखाधड़ी है इन्वेस्टर्स के साथ, बैंक्स के साथ और कंज्यूमर्स के साथ जो उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। और ये मामला ओरेकल के टर्की में भी था, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी था, और इंडियन सब्सिडरीज में भी था। ये एफसीपीए यूनिट के चीफ हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चार्ल्स केन का ये कहना है। और ये इस बात को दर्शाता है कि अब सभी देशों को, अमेरिका तो करता ही है, भारत को भी इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स, किस तरीके से कंपनीज अपने अकाउंट्स मेंटेन करें, पारदर्शिता करें, का ऑपरेशंस करें, वो सब कितना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इस तरीके से आप
कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, ओवर इनवॉइसिंग करते हैं। अदानी पर एक और इल्ज़ाम था डीआरआई का, जिसमें $1 बिलियन की कॉस्ट एस्केलेशन की गई। पावर इक्विपमेंट जो परचेज़ किए गए, जिससे बिजली बनाई जाती है। जब पहला बिजली का कारखाना लगा तो डीआरआई का इल्ज़ाम था। 2013 में ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, अभी तक उस पे सुनवाई नहीं हुई। जिस पे 8,000 करोड़, उस समय का एक्सचेंज रेट ₹80 था, 8,000 करोड़ का डीआरआई का केस अभी तक लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। जबकि यही कंपनियां जब पकड़ी जाती हैं, तो वो प्रोसिक्यूशन में ना जाकर अपनी कंपनी की साख बचाने के लिए सरकारों से मिलती हैं, बात करती हैं, पेनल्टी देती हैं और अपना पिंड छुड़ाती हैं। जो लुई बर्जर का केस मैंने आपको बताया, 2015 का केस है, और लुई बर्जर ने भी एडमिट किया था कि हमने $1 मिलियन की ब्राइब दी, और उसमें एक अनस्पेसिफाइड मिनिस्टर, अनआइडेंटिफाइड मिनिस्टर का भी नाम है, जो पब्लिक सेक्टर वाटर प्रोजेक्ट गोवा में अगस्त 2010 में लेने के लिए लुई बर्जर कंपनी ने दिया। और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि असम सरकार को भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए पैसा खर्चा किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2010 में, दोनों स्टेट्स में। गोवा मिनिस्टर को कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, पर लोगों का मानना है कि वाटर मिनिस्ट्री उस समय के दौरान फिलिप रॉड्रिक करके एक नेता थे, जो उस समय मंत्री थे, और अब किसी कारणवश या किसी मजबूरी के चलते वो भारतीय जनता पार्टी में, मतलब वो भी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा उस समय गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कांग्रेस असम गवर्नमेंट में थे, और उन्होंने लुई बर्जर को इंटरनेशनल कंसल्टेंट बनाया था अपना। अब वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, वो भी पाक साफ हो चुके हैं। और यूएस सेक ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, मूग इनकॉर्पोरेशन को भी ब्राइब्स देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, साउथ सेंट्रल रेलवेज और आरडीएसओ ऑफिशियल, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है रिसर्च करना, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारा डीआरडीओ है, वैसे ही रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आरडीएसओ। आरडीएसओ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और साउथ सेंट्रल रेलवेज को रिश्वत देने के लिए उस पर इल्जाम लगाया, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट एफसीपीए के अंडर, कि कंपनी वायलेशन कर रही है, रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रही है। उनका यह इल्जाम मूग पे था कि 2020 से 2022 एम्प्लॉइज ऑफ मूग मोशन कंट्रोल इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं, और थर्ड पार्टी एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये सारा मामला सॉल्व करते हैं। ये एम्प्लॉइज जो हैं मूव मोशन कंट्रोल के, कैश ब्राइब्स ऑफर करते हैं इंडियन ऑफिशियल्स को, और पब्लिक टेंडर्स अपने नाम कराने के लिए और कंपटीशन को खत्म करने के लिए पूरी कवायद करते हैं। ये ऑर्डर 11 अक्टूबर 2024 का है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मूग इनकॉर्पोरेशन थ्रू इट्स सब्सिडरी मूग मोशन कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एमएमसीपीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऑफिशियल्स को ब्राइब करती है, साउथ सेंट्रल रेलवेज के लोगों को ब्राइब करती है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ब्राइब करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू बैक कॉन्ट्रैक्ट्स। अगस्त 2020 एजेंट ए, जिनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, मूग ब्रांड सप्लायर लिस्ट में साउथ सेंट्रल रेलवेज के टेंडर नोटिस में ऐड किया जाता है। सप्लायर लिस्ट में पहले उसकी एंट्री की जाती है एजेंट द्वारा, एजेंट ए द्वारा, और फिर एक और सप्लायर की, जो एक पोटेंशियल सप्लायर बन सकता है, उसकी भी एंट्री उसी स्पेसिफिक पार्ट में साउथ सेंट्रल रेलवेज के टेंडर में की जाती है। अगस्त के महीने में, अगस्त 2020 में, सितंबर 2020 में मूग इनकॉर्पोरेशन इंडिया सब्सिडरी एमएमसीपीएल उस एससीआर कॉन्ट्रैक्ट को जीतती है। उस कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वैल्यू $34,323 होता है। अप्रैल 2022 में एजेंट ए एमएमसीपी को कमीशन चार्जेस इनवॉइस करता है, यानी कि इंडियन सब्सिडरी जो मूग इनकॉर्पोरेशन की है उसको इनवॉइस करता है, और अप्रैल 2022 में कमीशन चार्जेस जो वो इनवॉइस करता है, उसमें काफी सारे एमएमसीपीएल एम्प्लॉइज
इस बारे में जानते हैं कि ये पेमेंट जो है, ये रिश्वत देने में काम आ रही है सरकारी अफसरों को, ताकि कंपटीशन को एलिमिनेट किया जा सके और कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए जा सकें। ये पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं एज लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, बिकॉज ये पैसा आप रिश्वत के नाम से तो सिक्योर नहीं कर सकते अपनी बुक्स में। तो मूग इनकॉर्पोरेशन इस पैसे को दिखाती है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, और 10% ब्राइब कमीशन रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलवे ऑफिशियल्स को देती है। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का कहना है, और ये मूग इनकॉर्पोरेशन की जो किताबें हैं, जो लेजर्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो ये बताते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के भी जो रिश्वत देने के जो आरोप हैं, उनके बारे में कहती है कि नवंबर 2021 में मूक कंपनी ने $13,99,328 का पार्ट्स और सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसका टेंडर नवंबर 2021 में दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन एफसीपीए की ये कहती है कि 2.5% कमीशन ब्राइब दी गई एचएएल ऑफिशियल को, एक एचएएल ऑफिशियल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऑफिशियल को 2.5% कमीशन दी गई इस टेंडर को हासिल करने के लिए। और 8 पेज का ऑर्डर ये कहता है कि मूग इनकॉर्पोरेशन पेड $500,000 $500,000 की ब्राइब कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रेलवेज को, साउथ सेंट्रल रेलवेज को दी गई। ये जो पेमेंट्स दी गई, इनको लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंसेस बुक किया जाता है मूक्स की बुक्स में और रिकॉर्ड्स में, और कंडक्ट जो है वो अनडिटेक्टेड है, जिससे इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन चिन्हित करता है। उसके नतीजन मूक को $504,926 का फायदा होता है कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का। 500,000 टोटल वो कमीशन देता है, ब्राइबरी करता है या रिश्वत देता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में मात्र $504,926 का वो फायदा पहुंचाता है। तो मूग इनकॉर्पोरेशन की जो इंडियन सब्सिडरी है, वो इस सारे टेंडरिंग प्रोसेस को रिग करने के लिए, अपनी तरफ झुकाने के लिए, इंडियन ऑफिशियल्स को कंपटीशन खत्म करने के लिए इस तरीके की ब्राइब्स देते हैं। ये सारे एफर्ट्स उस एजेंट ए और डिस्ट्रीब्यूटर बी, जिसके द्वारा ये पेमेंट्स दी जाती हैं, उसको बीच में इन्वॉल्व किया जाता है। इसको मिडिलमैन कहा जाता है। मिडिलमैन के जरिए इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करके ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए जाते हैं। और तीसरी कंपनी एल्बे मार्ले कॉर्पोरेशन, जो एक पब्लिकली ट्रेडेड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर शार्लट, नॉर्थ कैरोलिना में है। वो $218 मिलियन का फाइन देती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, क्योंकि उन्होंने भी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में, एफसीपीए एक्ट में, करप्शन के द्वारा ब्राइब्स या रिश्वत देती है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा देके टेंडर प्रोसेस में इंडियन ऑयल कंपनी से टेंडर हासिल करने के लिए ये काम करती है। और भी फॉरेन कंट्रीज में, जैसे यूएई वगैरह में, ये ऑपरेट करती है। उसके बाद ये नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ, ताकि पेनल्टी देने के बाद कम से कम 3 साल तक वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, इसका वो वादा करती है। नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन करती है। ये 3 कंपनियों का मैंने आपको बताया। ये ऑर्डर जो है वो 28 सितंबर 2023 का, यानी कि पिछले साल का है। एल्बे मार्ले कॉर्पोरेशन एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से और इंडोनेशिया और वियतनाम की ऑयल कंपनी से करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर $63.5 मिलियन की ब्राइब देती है, जिसके एवज में उसको 3 गुना से ज्यादा फाइन $218 मिलियन का देना पड़ता है। इनका काम है रिफाइनिंग सॉल्यूशंस देना। 700 रिफाइनरीज से ज्यादा कंपनियों के साथ ये डील करती है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ इसने 2009 से 2017 डील किया था। 2014 में मोदी सरकार आई थी और 2009 से 2014 मनमोहन सरकार थी। मोदी सरकार तो कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और विदेश में पड़ा धन जो है वो लेके आऊंगा। यहां तो विदेशी रिश्वत देके काम ले रहे हैं। विदेशों से तो धन बाद में आएगा,
जो विदेशों का धन यहां पड़ा है, पहले उसको तो पकड़ लीजिए मोदी जी। मोदी जी से पूछना चाहिए ना कि विदेशों का धन जो यहाँ ब्राइब में दिया जाता है, जो इंडियन ऑफिशियल्स के घरों में पड़ा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया, वो कब पकड़ा जाएगा? और जो एल्बेमार्ले है, वो भी थर्ड पार्टी सेल्स एजेंट के थ्रू, अपने सब्सिडरी एम्प्लॉइज के थ्रू इस तरीके से रिश्वत देती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और केमिकल कैटलिस्ट बिजनेस में कार्यरत है। स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरीज जैसे कि इंडियन ऑयल कंपनी और ऑयल रिफाइनरीज वियतनाम, इंडोनेशिया में 68 मिलियन डॉलर की ब्राइब देती है, 63.5 मिलियन डॉलर की ब्राइब देती है और 98.5 मिलियन डॉलर उस रिश्वत के कारण कमाती है और फिर उसके बाद 218 मिलियन डॉलर का फाइन यूएस सरकार को देती है। 46 पेज के ऑर्डर में ब्राइब्स देने का इल्जाम उन पर लगा है आईओसी ऑफिशियल को और वो अपने आप को हॉलिडे लिस्ट 2009 से अलग करने के लिए ये देती है, फाइन देती है। सो अल्बे मार्ले का जो मैंने आपको बताया कि टोटल जो कमीशन है जो वो इंटरमीडियरी कंपनीज को देती है वो लगभग 1.14 मिलियन डॉलर है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से बिजनेस लेने के लिए ये 1.14 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी गई और 11.14 यानी कि 10 गुना 1 मिलियन की कमीशन दी गई या रिश्वत दी गई और 11.14 मिलियन का प्रॉफिट उसी बिजनेस से 2009 और 2011 के बीच में कमाया गया। ये उस ऑर्डर में लिखा है। ये कंपनी 2017 में भी पकड़ी जाती है, 2023 में भी फिर इसको फाइन लगता है जैसे मैंने आपको बताया। और यूएस कंपनी को पे इल्जाम ये लगा था कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस करके इंडियन प्राइवेट रिफाइनरी के साथ भी बिजनेस कर रही है, हालांकि उस प्राइवेट रिफाइनरी का नाम इस ऑर्डर में मेंशन नहीं है कि कौन सी वो प्राइवेट रिफाइनरी है जिसमें रिश्वत देकर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। अब सितंबर 27 2022 का एक और ऑर्डर है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसमें आईटी जायंट जो मैंने आपको बताया ओरेकल इंडिया लिमिटेड, ओरेकल कॉर्पोरेशन, उस पर भी ब्राइबरी देने का इल्जाम लगता है। 2019 में उनके सेल्स एम्प्लॉइज एक्सेसिव डिस्काउंट स्कीम में 70% डिस्काउंट स्कीम में दिखाते हैं माल माल बेच रहे हैं और फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ मिलकर वो ये सारा खेल खेलते हैं। एक सेल्स एम्प्लॉय जो इस ट्रांजैक्शन में मेंटेन था उसने खुद ही बता दिया कि इस तरीके की हम प्रावधान, जैसे मैंने आपको बताया $67,000 $62,000 और इस तरीके के अमाउंट जो हैं वो बिल किए जाते थे इस रिश्वत को देने के में, वो काम आते थे और कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर किया जाता था। और इसमें यह भी बताया गया है कि टोटल 330 $330,000 $330,000 एक एंटिटी को दिए जाते हैं जो एसओई ऑफिशियल्स को ब्राइब देती है और $62,000 और दिए जाते हैं जो सेल्स एम्प्लॉय, जो एंटिटी सेल्स एम्प्लॉय को कंट्रोल करती है उसके लिए दिए जाते हैं। ये 10 पेज का ऑर्डर इनका भी है और फिर ओरेकल को भी $23 मिलियन का फाइन लगता है। ब्राइबरी चार्जेस $6.8 मिलियन के हैं, यानी कि 3 गुना से ज्यादा फाइन उनको लगता है। और कहा जाता है कि एसईसी के ऑर्डर में कि ओरेकल ने $3.9 मिलियन की डील इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से हासिल की मई 2006 में और एज इंस्ट्रक्टेड बाय ओरेकल इंडिया देन सेल्स डायरेक्टर $2.1 मिलियन जो है वो ओरेकल को रेवेन्यू के तौर पे भेजा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 1,51,000 करोड़ रुपए अपने पास रख लेता है। वो 1,51,000 करोड़ रुपया सर्विसेज कौन सी रेंडर होती हैं? रिश्वत देने की सर्विसेज रेंडर होती हैं। कुछ और ओरेकल इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटर को $1.7 मिलियन का बाकी पैसा भी उनको रखने मार्केटिंग डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए उनको दे दिया जाए। मतलब 1.1 मिलियन $1,51,000 सर्विसेज रेंडर करने के लिए एजेंट को दिया जाता है, फिर $1.7 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है मार्केटिंग डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। और 2 महीने बाद उसी में से कुछ ओरेकल इंडिया के एम्प्लॉइज डिस्ट्रीब्यूटर को 8 इनवॉइसेस रेज करते हैं और थर्ड पार्टी वेंडर्स को
1,10,000 से $3,96,000 की पेमेंट करते हैं। इसमें कहा जाता है कि ये जो स्टोर फ्रंट हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोविजन लेते हैं और ओरेकल की अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट के द्वारा ये थर्ड पार्टी पेमेंट्स उस रिश्वत को, इलिसिट मनी को, ब्राइबरी को, एम्बेजलमेंट को अंजाम देती हैं। और ये सारी कंपनियों ने एसईसी के जो फाइंडिंग्स हैं, चार्जेस हैं, उनको डिनाई नहीं किया, एडमिट नहीं किया और पूरा फाइन देने को तैयार हो गए। ये बुक्स और रिकॉर्ड्स कहती हैं कि एफसीपीए को 8 मिलियन और 15 मिलियन पेनल्टी ओरेकल देती है। 8 मिलियन पेनल्टी देती है डिसगॉर्जमेंट के लिए और 15 मिलियन पेनल्टी देती है रॉन्ग डूइंग्स के लिए। ये कहा जाता है कि जो टर्की के एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने उन ऑफिशियल्स के बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके बच्चों को लॉस एंजलिस, नापा वैली में घुमाने के लिए वो पैसा खर्च किया। और आरडीएसओ जो हमारी रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 3 मेंबर कमेटी जो होती है, उसको कंपटीशन खत्म करने के लिए ब्राइब दिया जाता है और 1% डिस्ट्रीब्यूटर बी के द्वारा उन ऑफिशियल्स को दिया जाता है ताकि टेंडरिंग प्रोसेस जीता जा सके और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम पहले दाखिल किया जाता है, फिर टेंडर प्रोसेस में उनको टेंडर दिया जाता है और पैसा कमाया जाता है। 2020 का अगर टेंडर देखें, सेंट्रल रेलवेज का, मैंने आपको बताया सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवेज का, उसमें एम्प्लॉय कहते हैं कि एजेंट ए चाहे तो किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है और किसी को भी क्वालिफाई करके बिड करवा सकता है। इस तरीके के दलाल, मिडलमैन हर जगह मिलेंगे आपको। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, इंडियन रेलवेज में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, हर जगह मिलेंगे। उनका काम ही यही है, दलाली करना, ऑफिशियल्स को ब्राइब करना और बीच में अपनी कमीशन बनाना। यूएस स्टॉक एक्सचेंज कमीशन हो, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो, उनका एफसीपीएफ फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट हो, वो तो अपनी कंपनियों पर फाइन लगाएंगे क्योंकि वो यूएस लिस्टेड कंपनियां हैं, वो यूएस लॉज के अंडर कवर है। जो हमारे इंडिया के नई लॉज अभी आए हैं, जो नए भारतीय न्याय संहिता के, बीएनएस के जो नए लॉज आए हैं, क्या उसमें इन रिश्वत लेने वालों पर या जो इंडियन कंपनीज रिश्वत देकर पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स हासिल करती हैं, क्या उन पर कार्रवाई मोदी सरकार करेगी? क्या न खाऊंगा न खाने दूंगा सिर्फ एक जुमला साबित होगा, या मोदी सरकार वाकई ही कार्यरत है देश को विकसित भारत बनाने की? इन्हीं थॉट्स के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट पर आपके समक्ष पेश होऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन और ये डिटेल्स और ये डेटा बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आपके लिए लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे जो कार्य है, हमारी जो मेहनत है, वो अच्छी लगती होगी। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मैं 9 बजे आपके पास एक नई रिपोर्ट लेके हासिल होता हूं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।